नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराज क्लासेस पर। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को देखिए हल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से उन प्रश्नों को हल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है 1, 3, 4, 5, 7, 4 का माध्य m है। ठीक है। नंबर 3, 2, 4, 3, 3 p का माध्य m-1 और माध्यिका q है, तब p प्लस q का मान क्या होगा। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करते हैं। ठीक है। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं। तो माध्य ये नंबर दे रखे हैं, इसका माध्य कितना है, m दे रखा है। तो माध्य बराबर क्या होता है, टोटल नंबर का सम करेंगे। ठीक है। तो 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 4 अपान कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 अपान 6। ठीक है। तो m बराबर इनको ऐड कर लेंगे। 3 1 4 4 8 5 13 7 20 4 24 24/6 कितना आया 4। तो m का मान कितना आ गया 4 आया। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है आगे नंबर दे रखे हैं, तो उनका माध्य कितना दे रखा है m-1। ठीक है। तो उनका माध्य निकाल लेंगे। तो m-1 और m का मान हमने निकाल लिया है। ठीक है। कितना है 4। तो 4 - 1 बराबर ऐड कर लेंगे नंबर को 3 + 2 + 2 + 4 + 3 + 3 + p अपान टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं 7। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 और इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 बराबर ऐड कर लेंगे। तो कितना होगा 3 2 5 2 7 4 11 3 14 3 17। ठीक है। 17 + p। अब 17 घटा देंगे तो 4 आएगा। तो p का मान कितना आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है। p का मान निकाल लिया है और कहा है माध्यिका कितनी है q है। तो इसी की माध्यिका कितनी दे रखी है q। अब देखेंगे पदों की संख्या कैसी है। ठीक है। पदों की संख्या ये विषम है। ठीक है। कितनी है 7 है। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है। तो माध्यिका बराबर होता है n + 1/2 में पद, 2 में पद का मान, तो देखिए n कितना है 7 + 1/2 तो 8/2 कितना आ जाएगा चौथे पद का मान। तो यहाँ पे चौथा पद कौन सा दे रखा है। ठीक है। तो पहले इसको हम किस क्रम में लगाएंगे, आरोही क्रम में लगा लेंगे। ठीक है। तो कौन सा होगा पहले 2 आएगा, 2 फिर 2 उसके बाद में 3 2 2 3 आएगा, फिर से 3 फिर 4 आएगा। ठीक है। और p का मान कितना है 4 है, फिर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर चौथा पद देखिए कौन सा बनेगा जाके 1 2 3 3। ठीक है। तो चौथा पद हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 2 3 3। ठीक है 3। तो चौथा पद कौन सा आ गया 3 आ गया है। अब उसने पूछा क्या p + q पूछा है। अब देखिए तो वो p का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अब q का मान कितना निकाला है, क्योंकि माध्यिका कितना बोला है q। तो q का मान कितना आ गया है हमारा 3 और p का मान कितना है 4। तो p + q निकाल लेंगे। तो p + q, तो p का मान कितना है 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि समीकरणों के निकाय x + 2y - 3z = 2 और k + 3 × z = 3, 2k + 1 × y + z = 2 का हल है, तो तब k का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन दे रखी है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन का हल अगर पूछे तो क्या करेंगे, x से गुणा कितना है 1 और y का 2। ठीक है। z का कितना दे रखा है -3। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में
x का गुणांक नहीं है, 0 है, y का गुणांक भी नहीं दे रखा है, 0 है, z का गुणांक कितना है, k+3। तीसरी क्वेश्चन देखते हैं, x का गुणांक नहीं है, 0 दे रखा है, y का गुणांक कितना है, 2k+1 है, और z का गुणांक कितना है, 1। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट का मान किसके बराबर मानेंगे, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट का मान कितना है, 0 है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए तो 1, ठीक है, 0 × 1 0 रहेगा, माइनस k+, ठीक है, 3 × 2k+1 प्लस 2 आएगा, 2 × k+3 × 0 0 जाएगा, 0 × 1 पूरा टर्म किस में चला जाएगा, 0 में, प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस कितना है, 3 है। 0 × इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 जाएगा, इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 चला जाएगा, तो पूरा टर्म कितना बन जाएगा, 0। तो ये भी टर्म कितना हो गया, 0, ये भी टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली ए टर्म बचा है, इसके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बराबर में क्या चल रहा है, 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो 2k² प्लस k और प्लस 3 दूनी 6k और प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस से डिवाइड कर देंगे तो 2k² 6 7k प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे इसके क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 3 जा कितना हो गया, 6। ठीक है, 2 3 6 हुआ। आप 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योग कितना आ जाए, 7 आए, 6 × 6। तो फैक्टर यहाँ पे कर ले रहे हैं, तो 2k² प्लस 6k प्लस 1k, ठीक है, प्लस 3 बराबर 0। तो 2k कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, k प्लस 3 और प्लस 1 कॉमन ले लिया तो k प्लस 3 बचा बराबर 0। k प्लस 3 फिर कॉमन मिल रहा है तो क्या बचेगा, 2k प्लस 1 बराबर 0। अब k प्लस 3 बराबर 0 तो k बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। दूसरा फैक्टर हमारा 2k प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, -1/2। अब देखिए यहाँ पर जो है किस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, k बराबर -1/2। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, k बराबर -1/2। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है 2 आव्यूह ए तथा बी विपरीत क्रम होंगे। ठीक है, कह रहा है 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी एंटी कम्यूट इफ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, ए बी इक्वल टू -ba। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कीमत आधारित जीवन सूचकांक, ठीक है, सूचकांक CLI को प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर CLI इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, सिग्मा PN Q1 सिग्मा P0 Q0। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि a की पावर x बराबर b/, और c की पावर z, ठीक है, और b² बराबर ac, तब y का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए a की पावर x बराबर b/, दे रखा है, बराबर c की पावर z दे रखा है, और क्या पूछा गया है, b² बराबर ac। ठीक है, कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन का प्रयोग करते हुए y का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट मानेंगे k। ठीक है, देखिए किस तरीके से, a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, इसको हम मान लेंगे k। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, b का मान निकालना है। ठीक, b² बराबर ac, तो पहले a की पावर x बराबर k हो जाएगा, तो पावर किस में जाएगी, तो a बराबर कितना हो जाएगा, k की पावर 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार b बराबर कितना हो जाएगा, k की पावर 1/, ठीक है, 1/y हो जाएगा, और c की पावर भी इसी प्रकार कितना हो जाएगा, z दे रखा है, तो k की पावर 1/z हो जाएगा। कंडीशन हम लगा देंगे, हमारे पास दे रखी है b² बराबर ac।
अब बी कितना दे रखा, के की पावर 1/y, ठीक है। तो के की पावर 1/y यानी कि 2/y बराबर ए सी। ये कितना दे रखा है, के की पावर 1/x है, ये कितना है, के की पावर 1/x। तो के की पावर 1/x इंटू सी का मान कितना है, के की पावर 1/z। तो ठीक है, के की पावर 1/z। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो के की पावर 2/y बराबर कितना हो जाएगा, के की पावर 1/x प्लस 1/z, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इस तरीके से, देखिए 1/x प्लस 1/z है, तो के की पावर 2/y बराबर तो हो जाएगा x प्लस z अपान एक्स जेड, ठीक है। के की पावर x प्लस z अपान एक्स जेड। अब देखिए यहाँ पर के की पावर है तो सेम हमारा बेस से, तो कंपेयर कर लेंगे पावर को, तो 2/y बराबर x प्लस z अपान एक्स जेड, ठीक है। मान किसका पूछा, y का, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो y अपान 2 बराबर x z अपान x प्लस z, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स जेड अपान एक्स प्लस जेड, ठीक है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 2x अपान एक्स प्लस जेड। तो 2x अपान जेड प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। मॉड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किसके द्वारा, हिस्टोग्राम दे रखा है, लेस देन टाइप ओ गिब्स दे रखा है, और मोर देन टाइप ओ गिब्स है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र द्वारा। तो आयत चित्र द्वारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रखा है, किसी सम षट्भुज के अंतर्गत बने वृत्त की त्रिज्या r है, तब इसका परिमाप होगा, ठीक है। तो देखिए तो पॉइंट ए लिया, तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, बी, और ये पॉइंट सी मानेंगे, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, और ये पॉइंट क्या होगा हमारा, एफ होगा। अब इनको मिला लेंगे इस तरीके से, सेंटर है ये, ठीक है, ए बी, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इसको इससे, और इसको इससे। अब ठीक है, अब देखिए ये हमारी साइड दे रखी है, तो ओ भी क्या होगी, ये भी रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, और ओ ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब देखिए दो रेडियस कैसी हैं, सेम है, और यहाँ पर जो है उसने बोला है सम बहुभुज है। अगर ये भुजा कितनी दे रखी है, अगर आर के बराबर मान लेते हैं, तो ये भी आर होगी, ये भी भुजा कितनी होगी, आर, ये भी भुजा कितनी होगी, आर, ये भी कितनी होगी, आर, ये भी कितनी होगी, आर, ठीक है। तो उसने परिमाप पूछा है, तो यहाँ पे दो भुजा कितनी दे रखी हैं, आर दे रखी हैं, तो तीसरी वाली भुजा भी कितनी है, आर। तो यहाँ पे कितनी भुजा हैं, 6 हैं, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 6r हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, ठीक है, डी प्लस ई एफ प्लस एफ है, तो कितना आएगा, 6r आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए किसी त्रिभुज के अंतवृत्त का केंद्र ज्ञात करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कोणों के अर्धकों से, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, कह रहा log 3, ठीक है, log 4 बेस 3, log 5 बेस 4, log 5, ठीक है, log 6 बेस 5, log 7 बेस 6, और log 8 बेस 7, log 9 बेस 8 का मान पूछा गया है। तो देखिए, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो ये हमारा कैसे टूटता है, log 4/3, log 4/3 इंटू log 5/4, ठीक है, इंटू log 6/5, log 7/6, और log 8/7/6, log 8/7, और log 9/8, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो है लॉग को हमने ओपन कर दिया है। तो देखिए 4 से हमारा 4 कैंसिल हो रहा है, ठीक है,
और 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, log 9 बचा है, log 9, और अपान में कितना बचा है, log 3 बचा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, log 3 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन log 3। तो इसको देखिए कैसे लिख लेंगे, 2 log 3 अपॉन log 3। तो log 3 से log 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा रुपये 53 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी से रुपये 7 ज़्यादा, बी को सी से रुपये 8 ज़्यादा प्राप्त हों, उनके हिस्सों में अनुपात होगा। तो यहाँ पे अनुपात पूछा गया है। तो मान लेते हैं सी को कितना रुपये प्राप्त होता है, तो सी को रुपये प्राप्त होता है x रुपये। ठीक है, तो बी को कितना प्राप्त होगा, बी को जो है सी से 8 रुपये ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, तो बी को कितना प्राप्त हो जाएगा, x प्लस 8 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ए को जो कितना प्राप्त हो रहा है, बी से 7 रुपये ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो बी को x प्लस 8 रुपये प्राप्त हो रहा है, और ए को जो है बी से 7 रुपये ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 रुपये जोड़ देंगे के लिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 8 प्लस 7 रुपये। तो ए का मान कितना हो जाएगा, x प्लस 15 रुपये। ठीक है, आगे देखिए कितना रुपए है, 53 को जो है विभाजित किया गया है, तो इनको सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 15 बराबर कितना है, 53 रुपये है। तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x प्लस, ठीक है, 15 और 8 23 हो गया। ठीक है, 23 बराबर 53। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 53 माइनस 23 कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब x का मान 10 आ जाएगा, अब देखिए क्या करना है, c को जो है कितना रुपये प्राप्त हो जाएगा, 10 रुपये। b को कितना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 10 और 8 18 रुपये। अब a को कितना प्राप्त होगा, ये x प्लस 15 है, तो 15 10 25 रुपये। तो सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त हो रहा है, a को प्राप्त हो रहा है, फिर उससे कम b को, सबसे कम c को। अनुपात पूछा है, उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात कैसे निकालते हैं, a अनुपात b अनुपात c। तो a कितना दे रखा है, 25 अनुपात b कितना है, 18 अनुपात c कितना है, 10। तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा ए तथा बी एक काम को 12 दिन में, बी तथा सी 15 दिन में तथा सी व ए 20 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे पूछा गया, एक जो है ए तथा बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ए तथा बी दोनों मिलकर कर रहे हैं काम को 12 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12 करेंगे। भाई ए तथा बी दोनों मिलकर किसी भी काम को जो है 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/12वां भाग करेंगे। तो ए प्लस बी कितना करेंगे, एक दिन का काम निकाल लेंगे, 1/12 करेंगे। इसी प्रकार बी तथा सी 15 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन का निकाल लेंगे। तो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना कर रहे हैं, 1/15 करेंगे एक दिन में। ठीक है, उसी प्रकार बी तथा सी, सी व ए, तो सी प्लस ए दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 20 दिन में। तो एक दिन का निकाल लेंगे, 1/20 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे सभी जो है मिलकर कितना करते हैं, तो इनको 2 टाइम्स देखिए कितना मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको ऐड कर देंगे कितना, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम ले लेंगे, कितना मिल जाएगा, 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60 प्लस 20 60। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, 12/60 और 12 पंजे 60, 1/5 आया। ठीक है, तो यहाँ पर सभी की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, 2 टाइम्स क्या है, सी है। तो हमें क्या निकालना है, ए बी तीनों जो है मिलकर कितने दिनों में करेंगे काम को, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा,
1/10 आ जाएगा। कितना? 1/10। यानी जो तीनों मिलकर जो है एक दिन में काम कितना कर लेते हैं? 1/10 कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, केवल ए अकेला पूछा गया है, कितने दिनों में करेगा। अब बी प्लस सी कितना दिनों में काम करते थे? ठीक है, एक दिन में करते थे 1/15 भाग। तो बी प्लस सी का मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस यानी 1/15 बराबर 1/10। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/15। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 तो कितना प्राप्त हो जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 1/30। ठीक है, तो ये जो है अकेला किसी काम को जो है, किसी काम का एक दिन में 1/30 भाग करता है, तो अकेला वो 30 दिनों में उस पूरे काम को कर लेगा। ठीक है, तो पूरे काम को जो है करने में ए को कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। कह रहा है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी इकाई सदिश हों और उनके बीच का कोण थीटा हो तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी अपान 2 का मान पूछा है। तो यहाँ पर देखिए उसने दे रखा है वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे इकाई सदिश हैं। तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर 1 दे रखा है। इसका देखिए कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, मॉड इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो कितना होता है? ए स्क्वायर यानी कि वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर इस और प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, तो देखिए मॉड ऑफ कह सकते हो। यहाँ पर जो है हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा है। तो यहाँ पर जो है इसकी क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना बन जाएगा? 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है? 1 दे रखा है। वेक्टर बी भी कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। माइनस 2 ई डॉट बी। ई डॉट बी कितना होता है? मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो 1 + 1 2 हो जाएगा -2। मॉड कितना है? 1 × 1 कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा? कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला है। तो कितना आया है हमारे पास? 2 1 माइनस। ठीक है, तो 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉस थीटा को जो हमने ब्रेक कर लिया है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा? ए माइनस वेक्टर बी अपान 2। ठीक है, बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए हमारा मान कितना आ रहा है। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपान 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है? अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी चल रहा है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा? साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति प्रथम 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अंतिम 90 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल पूछी है। तो यहाँ पर ठीक है 50 किलोमीटर, जैसे पहला डिस्टेंस कितना चलता है? 50 किलोमीटर ए, और इसको बी दे दिया है। दूसरा ठीक है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अगले 40 किलोमीटर हैं। ठीक है, जैसे BC कितना है? 40 किलोमीटर। ये किस चाल से चलता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अगला जो बच्चा है
90 किलोमीटर। CD ये 90 किलोमीटर दे रखा है। ये किस चाल से चलता है? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यहाँ पर भी कुछ AB में भी टाइम लगा होगा, मान लेते हैं T1 टाइम लगा, BC में T2 टाइम लगा होगा, और जो CD दे रखी इसको T3 टाइम लगा होगा। तो यहाँ पर जो है हम क्या निकालेंगे? T1 निकालेंगे। तो T1 कितना आ जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो कितना है? दूरी कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर। तो 50 बटे चाल कितनी है? ये 50 किलोमीटर दे रखी है दूरी, चाल कितनी है? 25। 25 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 घंटे का समय। इसी प्रकार T2 निकालेंगे। तो T2 कितना हो जाएगा? दूरी कितनी दे रखी? 40 किलोमीटर। ठीक है, तो 40 बटे, ठीक है, स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। T3 निकालेंगे इसी प्रकार। कितनी दूरी दे रखी है? 90 किलोमीटर है। 90 बटे, ठीक है, और चाल कितनी है? 90 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय कर रहा है? 15। तो यहाँ पे भाग कर देंगे। 3 पंजे 15 और 3 तियाँ 9। तो कितना आ जाएगा? 30 बटे 5 आ गया। 30 बटे 5, ठीक है। तो 5 छक 30, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हमने समय निकाल लिया है। अब देखिए पूछा क्या? पूरी यात्रा का कि उसकी औसत चाल पूछी है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? तो औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर प्लस 40 प्लस 90 किलोमीटर बटे कुल समय कितना लगा है पूरी यात्रा में? T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T1 कितना है? 2 घंटे। T2 भी कितना है? 2 घंटे। T3 कितना है? 6। तो औसत चाल आ जाएगी, यहाँ से जोड़ देंगे 50, ठीक है, 0 हो गया। 9 5 14 और 4 18, 180 बटे 6 2 8 2 10। तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 से। तो औसत चाल कितनी आएगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है, कह रहा है एक कण को 36 से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए 49√2 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रक्षेपित किया जाता है। यह कितने समय बाद प्रक्षेप की दिशा से समकोणिक दिशा में होगा? ठीक है, तो समकोणिक दिशा में होगा। टाइम पूछा है, ठीक है, यानी कि आवर्तकाल पूछा है। तो आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है? T बराबर 2u sin थीटा अपान g। तो यहाँ पर इस तरीके से 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है, ये कण दे रखा है, एक्स हो गई है, तो 45 डिग्री कोण पर फेंका जाता है। तो इस तरीके से ये वाई एक्स होती है। तो थीटा हमारा कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। वे कितना दे रखा है इनिशियल? यू का मान कितना है? 49√2। तो यहाँ पर टाइम पर लिखा लेंगे। तो टी बराबर देखिए 2 × 49, ठीक है, यू का मान कितना? 49√2 साइन थीटा कितना है? 45 अपान जी कितना होता है? 9.8। तो टी बराबर 2 × 49, ठीक है, यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 98 हो जाएगा। 98√2 और साइन 45 1/√2 अपान कितना है? 9.8 है। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 98/9.8। 5 से 0 गया, 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। तो 10 सेकेंड, कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, करेक्ट कण जब भ्राम से चलता था नियत त्वरण से आगे बढ़ता है। m तथा m+1 सेकेंड में गतिज ऊर्जाओं में वृद्धि का अनुपात पूछा है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? k बराबर 1/2 कैपिटल M कैपिटल B स्क्वायर। और चूँकि B बराबर क्या होता है? m है, ठीक है। यहाँ पर यूज़ करेंगे तो k, तो पहले m के लिए निकालेंगे, ठीक है, m के लिए। तो k1 बराबर हो जाएगा 1/2 कैपिटल M B, यानी कि m(a) का स्क्वायर। k2 निकालेंगे m+1 के लिए, तो 1/2 m, तो m+1, ठीक है, इंटू a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर चेंजिंग निकालेंगे, वृद्धि कैसे निकालेंगे? k2 - k1, k2 - k1। तो यहाँ पे 1/2 m कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा? m+1, ठीक है,
इंटू ए का होल स्क्वायर माइनस एम ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे और चेंजिंग में निकाल लेते हैं। ठीक है, अनुपात के अपान के वन, तो अपान यहाँ पे क्या कर देंगे, के वन कितना है 1/2 एम और एम ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1/2 एम से 1/2 एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एम स्क्वायर कॉमन मिलेगा और ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, एम स्क्वायर मिलेगा यहाँ से कॉमन। ठीक है, और चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बचा है एम प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा ये एम प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर अपान में एम स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, तो एम प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर देखिए कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर अपान एम स्क्वायर। तो कितना मिलेगा, एम स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो 1 प्लस 2m अपान, ठीक है, एम, तो 1 प्लस 2m अपान एम। तो हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्लस 2m अपान एम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, नॉन ऑफ दिस। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है जो कि एफ तोड़ से ऊपर की ओर जा रही है, व्यक्ति भारी महसूस होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, तो डी वाला होगा, वास्तविक भार का F/G गुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, तो माध्य है, यहाँ पर क्या होगा, माध्य का बहुलक और मानक विचलन। ठीक है, देखिए माध्य भी होता है, माध्यिका भी होता है, बहुलक भी होता है, तो मानक विचलन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो मानक विचलन क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, ये हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है 30/20 आकार के दो नमूने का माध्य। ठीक है, तो देखिए 30/20 आकार, तो n1 दे रखा है, n1 कितना है 30, n2 कितना है 20। आकार के दो नमूनों का माध्य दे रखा है, माध्य यानी कि x1 बार कितना दे रखा है 55 और x2 बार कितना दे रखा है 60 तथा मानक विचलन क्रमशः सिग्मा 1 स्क्वायर कितना है 16। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 4 मिलेगा और सिग्मा 2 स्क्वायर कितना दे रखा है 25, तो सिग्मा 2 कितना होगा 5 आ जाएगा। आगे देखिए, तब सभी 50 आकार के नमूनों को एक साथ मानक विचलन क्या होगा। ठीक है, तो सभी 50 आकार के नमूनों को एक साथ मानक विचलन पूछा है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, संयुक्त माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो x बार निकाल लेंगे, तो क्या हो जाता है n1 x1 प्लस n2 बार है n2 x2 बार अपान n1 प्लस n2। तो देखिए n1 x1 बार n1 कितना दे रखा है 30, दोनों नमूनों का एक साथ विचलन क्या होगा n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस इसी तरीके से n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपान कितना आ जाएगा n1 प्लस n2 अंडर रूट में इसी। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, ठीक है, तो n1 सिग्मा 1, ठीक है, n1 कितना है 30, तो 30 सिग्मा 1 कितना निकाला था सिग्मा 1, ठीक है, ये 4 और इसका कितना आया था 5 आया था सिग्मा 1। सिग्मा 1 स्क्वायर कितना 16 प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर, n2 कितना है 20, सिग्मा 2 स्क्वायर कितना है 25, ठीक है, प्लस d1 यानी n1 d1 स्क्वायर, n1 कितना है 30, d1 कितना निकाला है 2 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस
n2 कितना दे रखा है 20 d2 स्क्वायर, ठीक है। d2 कितना निकाला है 3 का स्क्वायर इंटू 9 अपान n1 प्लस n2, तो 3 प्लस 20 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। तो 16 48 480, ये पूरा क्वांटिटी अंडर रूट में चल रहा है 480 और प्लस 25 दूनी 50 500, इसके बाद में प्लस 120 और प्लस 9 दूनी 18 180 बटे 50, इसको जोड़ लेंगे तो 0 0 0 0 कितना आएगा 0, उसके बाद में 8 2 10 8 18 18 के 8 1 1 2 5 7 और 4 11 1 12, ठीक है। 1280 बटे 50 अंडर रूट में आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से हम भाग कर देंगे 128 को 5 चौक, ठीक है। 5 दूनी 10, तो आ जाएगा ये 5 दूनी 10, 2 बचा 28 हो गया, 5 25, 5 30, ठीक है। तो कितना आया 25.6 आया है। अब इसका क्या निकालेंगे अंडर रूट निकालेंगे, तो 25.6 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 5.06, ठीक है। 5.06 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है विभिन्न धनात्मक मानों के लिए समुच्चय के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। AM ग्रेटर देन इक्वल GM ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल HM, ठीक है। M क्या होता है अर्थमेटिक मीन होता है, GM क्या होता है जियोमेट्रिकल मीन, और H होता है हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये कह सकते हो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो TGT की परीक्षा में पूछे गए थे उन प्रश्नों को जो हल किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपके लिए फिर से जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे जो पिछले वर्ष में पूछे गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।